28 जनवरी 1986, एक ऐसा दिन जब अमेरिका की एक पूरी पीढ़ी ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाईं और फिर खौफ में उन्हें नीचे झुका लिया। जी हाँ, ये कहानी है स्पेस शटल चैलेंजर की। आज हम एडम हिगिनबॉथम की किताब चैलेंजर के जरिए उस दिन की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल ये आज भी उतना ही परेशान करता है जितना दशकों पहले करता था। तो चलिए मिलकर इसकी तह तक चलते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के आखिर में। अपोलो मिशन तो बहुत कामयाब रहा, पर उसके बाद नासा एक तरह से एक चौराहे पर खड़ा था। चांद पर जाने का सिलसिला खत्म, बजट में जबरदस्त कटौती और लोगों का जोश भी आप कह सकते हैं ठंडा पड़ गया था। ऐसे में नासा को जरूरत थी एक नए, एक बड़े सपने की, कुछ ऐसा जो अंतरिक्ष में उनकी मौजूदगी को फिर से सही ठहरा सके। और वो सपना था स्पेस शटल। सोचिए, एक ऐसा स्पेसशिप जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, जो अंतरिक्ष की यात्रा को इतना सस्ता, इतना सुरक्षित और इतना आम बना दे जैसे मानो आप कोई बस पकड़ रहे हो। नेताओं के लिए ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी का गौरव था और नासा के लिए, उनके लिए तो ये भविष्य की लाइफलाइन थी। लेकिन इस सुनहरे सपने के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी थी। ये शटल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये राजनीतिक समझौतों का भी नतीजा था। और असल में यहीं इसके बनने से भी बहुत पहले चैलेंजर के विनाश के बीज बो दिए गए थे। देखिए, नासा के इंजीनियरों का जो ओरिजिनल सपना था, वो तो एक पूरी तरह से रीयूजेबल स्पेस प्लेन का था। मतलब खूबसूरत, मॉडर्न, एकदम क्रांतिकारी। पर फिर सामने आई असलियत। कांग्रेस कह रही थी बजट कम करो, एयरफोर्स को चाहिए थी भारी सामान ले जाने की क्षमता, और ठेकेदारों को एक ऐसा डिजाइन चाहिए था जिसे बनाना मुमकिन भी तो हो। तो इन सब मांगों के बीच जो डिजाइन फाइनल हुआ वो एक तरह का हाइब्रिड था। इसमें था एक हवाई जहाज जैसा ऑर्बिटर, साथ में एक बहुत बड़ा सा बाहरी फ्यूल टैंक, और इसके दोनों तरफ लगे थे 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जिन्हें एसआरबी भी कहते हैं। अब ये जो एसआरबी थे, इनको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला मॉर्टन थियोकॉल कंपनी को। क्यों? क्योंकि वो सस्ते थे और जल्दी काम कर सकते थे। पर यहीं पर उनके डिजाइन में एक जानलेवा कमी छिपी हुई थी। देखिए, ये बूस्टर्स कई अलग अलग सेक्शंस में बने थे और इन सेक्शंस को जोड़ने के लिए रबर की ओ रिंग्स का इस्तेमाल होता था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये ओ रिंग्स ठंडे मौसम में, ठंडे तापमान में ठीक से काम नहीं करती थी। ये एक ऐसा टेक्निकल कॉम्प्रोमाइज था जिसे उस वक्त या तो किसी ने पूरी तरह समझा नहीं, या शायद समझना ही नहीं चाहा। शटल के जो शुरुआती मिशंस थे वो जबरदस्त कामयाब रहे। लोग एकदम रोमांचित थे और नासा को भी आप कह सकते हैं खुद अपने दावों पर यकीन होने लगा था कि हाँ, शटल अब पूरी तरह से सेफ और भरोसेमंद है। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। मॉर्टन थियोकॉल के जो इंजीनियर्स थे उनकी चिंता बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि हर उड़ान के बाद उन्हें जले हुए ओरिंग्स मिल रहे थे, जोड़ों से निकली हुई कालिक दिख रही थी और कुछ अजीब से घुमाव भी नोटिस हो रहे थे। ये सब खतरनाक संकेत थे। और ये कोई मामूली गड़बड़ियां नहीं थीं, ये असल में आने वाले एक बड़े खतरे की वार्निंग्स थीं। पर हो क्या रहा था कि धीरे धीरे नासा का काम करने का तरीका बदल रहा था। लगातार कामयाबी मिल रही थी, तो उसके नशे में इन चेतावनियों को नॉर्मल मान लिया गया। एक बहुत ही खतरनाक सोच ने जन्म लिया कि अगर किसी गड़बड़ी की वजह से मिशन फेल नहीं हुआ, तो मतलब वो अब कोई खतरा है ही नहीं, वो बन गया है एक एक्सेप्टेबल रिस्क। और यही सोच धीरे धीरे एक तरह के इंस्टीट्यूशनल अंधेपन में बदल गई। देखिए, हर मिशन के दिल में होते हैं इंसान। STS-51L ये सिर्फ एक मिशन नंबर नहीं था, ये कहानी थी 7 असाधारण लोगों की, जिनके अपने सपने थे, अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, जो उन्हें उस कॉकपिट तक खींच लाई थी। कौन थे ये लोग? कमांडर डिक स्कोबी, एक शांत और बहुत ही अनुभवी लीडर। पायलट माइकल स्मिथ, जिनके लिए सेफ्टी सबसे ऊपर थी। जूडिथ रेसनिक, एक बेहतरीन इंजीनियर और एक संगीतकार भी। एलिसन ओनिजुका, स्पेस में जाने वाले पहले एशियाई अमेरिकी। रोनाल्ड मैकनेयर, एक बहुत ही टैलेंटेड फिजिसिस्ट। ग्रेगरी जार्विस, जिन्हें इस एक उड़ान के लिए सालों इंतजार करना पड़ा था। और हाँ, क्रिस्टा मैकॉलिफ, स्पेस में जाने वाली पहली टीचर, जो इस पूरे मिशन का चेहरा बन चुकी थी और लाखों बच्चों की प्रेरणा भी। तो आप समझ सकते हैं, चैलेंजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो उम्मीदों और सपनों को लेकर उड़ान भरने वाला एक जहाज बन चुका था। अब हो ये रहा था कि चैलेंजर की उड़ान में लगातार देरी हो रही थी, कभी मौसम खराब तो कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, और दूसरी तरफ नासा पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था।
उन्होंने वादा किया था 1 साल में 15 उड़ानों का। फिर टीचर इन स्पेस प्रोग्राम की वजह से ये दबाव और भी ज्यादा हो गया था। मीडिया की नजरें टिकी थीं। राष्ट्रपति रीगन को अपने बड़े भाषण में इस उड़ान का जिक्र करना था और लाखों स्कूली बच्चे अपनी टीचर को स्पेस में जाते देखने का इंतजार कर रहे थे। और तभी मौसम विभाग ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने सबको चौंका दिया। लॉन्च की सुबह फ्लोरिडा का तापमान 0 से भी नीचे गिरने वाला था, इतना ठंडा जितना आज तक किसी भी शटल लॉन्च के समय नहीं रहा था। इंजीनियर्स को ये बात पता थी कि ओ रिंग्स को इतने कम तापमान पर कभी टेस्ट ही नहीं किया गया। तो अब ये सिर्फ एक टेक्निकल बहस नहीं थी, ये इंजीनियरिंग की सच्चाई और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर के बीच एक सीधी टक्कर बन गई थी। लॉन्च से ठीक एक रात पहले 27 जनवरी को नासा और मॉर्टन थियोकोल के बीच एक बहुत ही तनाव भरी टेलीकॉन्फ्रेंस हुई। थियोकोल के इंजीनियर्स रॉजर बॉयजोली और एलन मैकडॉनल्ड ने लॉन्च को टालने के लिए पुरजोर दलीलें दी। उन्होंने डेटा दिखाया जो साफ साफ चीख कर कह रहा था कि इतनी ठंड में ओ रिंग्स फेल हो सकती हैं, पर नासा के मैनेजर्स सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने डेटा पर सवाल उठाए, रिस्क को कम करके आंका और बस लॉन्च की तारीख पर अड़े रहे। और फिर वो शर्मनाक पल आया जब थियोकोल के एक मैनेजर ने अपने ही इंजीनियरों से कहा, अब अपनी इंजीनियर वाली टोपी उतारो और मैनेजर वाली पहनो। प्रेशर इतना था कि मैनेजमेंट ने घुटने टेक दिए और लॉन्च को हरी झंडी दे दी। ये सिर्फ एक गलत फैसला नहीं था, ये साहस और जमीर की हार थी। 28 जनवरी की सुबह हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी। लॉन्च टावर पर मोटी मोटी बर्फ की परत जमी हुई थी। अंतरिक्ष यात्री वो मुस्कुराते हुए यान में दाखिल हुए, आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान। काउंटडाउन शुरू हुआ। उस सुबह लॉन्च साइट पर उत्साह तो था, पर साथ ही एक अनकहा डर भी था। कुछ इंजीनियर्स खामोशी से बस सब देख रहे थे। वो जानते थे कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, पर अब वो इसे रोकने में बेबस थे। सुबह के 11:38 हुए। चैलेंजर ने आसमान की ओर उड़ान भरी और पहले 60 सेकंड तक सब कुछ एकदम सही लग रहा था। लेकिन जो चीज कैमरों में कैद नहीं हो रही थी वो थी दाहिने बूस्टर के जोड़ से निकलती धुएं की एक पतली सी लकीर। ठंड से अकड़ चुकी ओ रिंग अपना काम करने में फेल हो चुकी थी। और फिर उड़ान के ठीक 73वें सेकंड में वो छोटी सी लपट एक आग के फव्वारे में बदल गई और उसने सीधा भारी फ्यूल टैंक को चीर दिया। बस एक पल और पूरा शटल आग के एक विशाल गोले में बदल गया। तेज रफ्तार और हवा के दबाव ने ऑर्बिटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाखों लोग जो टीवी पर इसे लाइव देख रहे थे, उनकी आंखों के ठीक सामने चैलेंजर आसमान में बिखर गया। एक छोटी सी रबर सील की नाकामी ने एरोस्पेस इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म दे दिया था। पूरा देश सन्न रह गया। नासा में मातम पसर गया। क्रू के परिवार वालों का दर्द पूरी दुनिया देख रही थी। जिन स्कूलों में बच्चे अपनी टीचर को स्पेस में जाते देख रहे थे, वहां जश्न का माहौल अचानक सदमे और खामोशी में बदल गया। नासा की जो एक कभी ना हारने वाली छवि थी, वो एक ही पल में चकनाचूर हो गई। ये सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, ये भरोसे का टूटना था। राष्ट्रपति रेगन ने फौरन जांच के लिए रॉजर्स कमीशन बनाया और इस जांच में एक एक करके सच सामने आने लगा। पता चला कि नासा ने ओ रिंग्स को लेकर दी गई वार्निंग्स को बार बार नजरअंदाज किया था। मॉर्टन थियोकोल का मैनेजमेंट प्रेशर में आकर झुक गया था। नासा का जो सेफ्टी कल्चर था वो पूरी तरह से खोखला हो चुका था और लॉन्च शेड्यूल का दबाव इंजीनियरों के सही फैसले पर भारी पड़ गया था। इस जांच का सबसे यादगार पल जानते हैं कब आया? जब कमीशन के एक सदस्य और नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने टीवी पर लाइव सुनवाई के दौरान एक बहुत ही सिंपल सा काम किया। उन्होंने एक ग्लास बर्फीले पानी में ओ रिंग का एक टुकड़ा डुबो दिया। बस कुछ ही सेकंड में वो रबर सख्त होकर अपनी सारी लचक खो बैठा। इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को वो सच दिखा दिया जिसे नासा के मैनेजर्स मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद शटल प्रोग्राम को लगभग 3 साल के लिए रोक दिया गया। इस दौरान एसआरबी को पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया, सेफ्टी के नियम बहुत सख्त कर दिए गए और मैनेजमेंट में भी बड़े बदलाव हुए। पर सबसे बड़ी चुनौती थी नासा के कल्चर को बदलने की। इस हादसे ने एजेंसी को अपनी गलतियों का सामना करने पर मजबूर किया और ये सिखाया कि इंजीनियरिंग की सच्चाइयों का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। चैलेंजर के क्रू का बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी कहानी ने नासा को हमेशा के लिए बदल दिया और ये याद दिलाया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन ये कभी भी कोई आम बात नहीं हो सकती। ये एक जोखिम भरा काम है जिसके लिए ईमानदारी
और बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत होती है। और आखिर में ये कहानी हमें साहस के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि असली साहस क्या है। सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों का जोखिम उठाना, या फिर उन इंजीनियरों का भी है जो दबाव के खिलाफ खड़े होकर सच बोलने की हिम्मत दिखाते हैं।